नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। और जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं ना, उनको प्रोटीन को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले समझने वाली बात है कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट क्रिएटिनिन को कम करने के लिए प्रोटीन का इंटेक कम कर देता है, बंद कर देता है, तो उसकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूरिन के रास्ते प्रोटीन निकले जा रहा है, ब्लड में प्रोटीन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी में पानी भर रहा है, वही पानी पैरों में जो भर रहा है वो छाती में जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन एक किडनी फेलियर पेशेंट में आनी शुरू हो जाती है। तो हमें एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को सही बनाए रखना पड़ता है। अब इसमें हमें हेल्प क्या करती है, वो है पहले रिपोर्ट्स, कि जब आप KFT करवाते हैं, LFT करवाते हैं, तो उन रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन की वैल्यू दे रखी होती है कि ये इस रेंज में होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में टोटल प्रोटीन ठीक चल रहा है तो हमें इसे मेंटेन करना है, अगर वो कम है तो उसे पूरा करना है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम भी करना है। तो किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट अब इस पे डिपेंड करेगी कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर किडनी फेलियर पेशेंट में हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, मान लो कि वो फिश खा रहा है, चिकन खा रहा है, एग ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। क्यों बनना शुरू हो जाता है? क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी जब हम प्रोटीन खाते हैं हमारी मसल्स में जाता है, हमारी मसल्स में जब मेटाबॉलिज्म होता है तब जाकर बनता है क्रिएटिनिन। तो जितना मैं प्रोटीन डालूंगा तो उतना क्रिएटिनिन भी बढ़ने की संभावना होती है। तो हम प्रोटीन खाएंगे तो नुकसान, नहीं खाएंगे तो नुकसान। तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है, हमें बीच का रास्ता चुनना है, हमें बैलेंस बनाना है। और बैलेंस किसके हिसाब से बनाना है? वो बैलेंस बनाना है हमारी रिपोर्टों के हिसाब से कि बॉडी में कितना प्रोटीन है और कितना प्रोटीन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिनकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल चल रही है। आप अपनी रिपोर्ट देखो और उसे चेक करो नॉर्मल है या नहीं है। अब अगर आपकी रिपोर्ट्स कह रही है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल चल रही है, ऐसे पेशेंट को जो प्रोटीन लेना होता है वो बिल्कुल लाइट प्रोटीन लेना होता है, उतना ही लेना है जितना बॉडी की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, नॉन वेज पूरा निकाल देंगे, पेशेंट को देंगे थोड़ी सी दाल। तो उस थोड़ी सी दाल में क्या होता है कि इतना प्रोटीन होता है कि बॉडी का काम चल जाता है, क्योंकि जो हम अनाज सेवन कर रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है, बट बॉडी उसको प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर लेती है एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से, फालतू नहीं बनाएगी। तो मैं एक ही बेनिफिट हो जाता है। तो हम लाइट प्रोटीन या लो प्रोटीन डाइट पर पेशेंट को रखते हैं जब प्रोटीन की मात्रा सही होती है। अब दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है, और ऐसे पेशेंट भी बहुत सारे मिल जाते हैं, और स्पेशली उनको लेग्स में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी कि पैरों में पानी भर रहा है, पैरों का पानी छाती में भर रहा है, हीमोग्लोबिन लो है। ये सारी कंडीशन उन्हीं पेशेंट के साथ हमें देखने को मिलेगी। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने खाने की मात्रा में प्रोटीन को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन अगर वो खाएंगे तो ही तो बॉडी को जाके लगेगा, अगर वो खाएंगे ही नहीं तो बॉडी को लगेगा भी नहीं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हाई प्रोटीन के लिए पनीर देना पड़ता है। चिकन नहीं, फिश नहीं, एग नहीं, हम पनीर देंगे। और वो पनीर बाजार से लेके नहीं खाना, आपने आपने घर में दूध को खुद ही फाड़ कर उसका छेना बनाकर उसी की आपने सब्जी बना के खाना है, कच्चा भी नहीं खाना है। उसके साथ थोड़ा सा फाइबर जाना चाहिए, उससे उसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है और प्रोटीन की मात्रा तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर मान लो कि किसी कंडीशन बहुत ख़राब है, फटाफट देना है, तो उन केसेस के अंदर हम प्रोटीन पाउडर की भी सजेशन दे सकते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ, अगर इसकी जान को खतरा है या फिर कंडीशन और ख़राब हो रही है प्रोटीन के बिना, तो वहाँ पर हम प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हैं। एक तरीका और होता है प्रोटीन को चढ़ाने का, देने का बॉडी में, वो है आप उसको IV के रास्ते ले लो, सीधा ब्लड की तरह अपनी वेन्स में ले लो। तो मगर ये घर पे नहीं हो पाता, इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और हमें ये देखना पड़ता है कि लंग्स को कितना खतरा है। अब आप सोचेंगे कि लंग्स के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, बात तो अभी किडनी के बारे में कर रहे थे। हमारे लंग्स और हमारी किडनी आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा कहाँ होगा? पैरों में इकट्ठा होगा। मगर जैसे हम लेटेंगे तो पैरों का पानी निकल के छाती में भरना, फेफड़े में भरना शुरू हो जाएगा, और फेफड़े खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, टांगे पूरी भरी पड़ी है, कमर से नीचे सारा पानी भरा हुआ है, पेशेंट सो नहीं पा रहा, लेट नहीं पा रहा, ऐसे केसेस के अंदर हमें पेशेंट को डायलिसिस करके फालतू पानी को निकाल कर
तब उसे प्रोटीन चढ़ाना पड़ता है कि बॉडी में पानी दोबारा से उसी तरीके से ना भरे। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। ऐसे पेशेंट के अंदर हमें प्रोटीन को पूरी तरह से कट डाउन कर देना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन 8 को क्रॉस कर रहा है और आप प्रोटीन खाए जा रहे हैं कि प्रोटीन तो मेरा शरीर बनाता है, प्रोटीन से मुझे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से मुझे एंजाइम बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्रिएटिनिन को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रोटीन खाएंगे क्रिएटिनिन में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, बट वो जो फालतू प्रोटीन आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी किडनी की फंक्शनिंग पर भी जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें प्रोटीन को पूरी तरह से बंद कर देना होता है कि आपने प्रोटीन को हाथ नहीं लगाना। दाल नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, दूध नहीं ले सकते, अंडे वंडे नहीं खा सकते। आप चावल खाओ, रोटी खाओ, इससे फालतू आपने क्रॉस नहीं करना। इसमें क्या होता है कि जैसे उनका प्रोटीन नीचे थोड़ा सा आना शुरू होता है, नॉर्मल वैल्यूज में आना शुरू होता है, उनकी क्रिएटिनिन वैल्यूज भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमें प्रोटीन को कंट्रोल करना पड़ता है बॉडी की कंडीशन के हिसाब से। क्रिएटिनिन कंट्रोल करने के लिए नहीं है सिर्फ, क्रिएटिनिन कंट्रोल करता है, बट हम सिर्फ अगर क्रिएटिनिन की कंट्रोल में अगर हम काम करते रहेंगे तो बॉडी हमारे हाथ से चली जाती है। तो क्रिएटिनिन डाउन करेंगे बट बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करते हुए, उसे वीक करते हुए नहीं। अगर हम बॉडी को वीक कर लेते हैं तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी बीमारी है और कॉम्प्लिकेशंस और आने शुरू हो गई तो पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही से खाना ज़रूरी है। तो अपने खाने पे ध्यान दो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, और वो किस तरह से आपकी किडनी पे असर डाल रहा है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप अपनी किडनी फेलियर कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकोगे। अब मैं जाने से पहले चाहता हूँ कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले जिन्होंने पराठे खाते खाते अपने क्रिएटिनिन डाउन किया है। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मोहम्मद कालिम से। मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी, मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था और राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर मैं बिहार चला गया, फिर बिहार से ट्रीटमेंट चालू किया, 1-2 महीना चला, फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो फरवरी में आपका लेवल कितना था? 4.5 था। 4.5 था जी। और फिर आपकी जब आरएमएल में ट्रीटमेंट लिया तो लेवल आपके बढ़ रहे थे, घट रहे थे? 9.49 था। 9.49 पहुंच गया था। जी। तो धीरे बढ़ते हुए फरवरी से लेकर नवंबर तक बढ़ता चला गया। जी, नवंबर तक बढ़ते चला गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कुछ बताया था कि किडनी क्यों खराब हो रही है? सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं गांव भेजा। कुछ तो दवाई दी होगी साथ में? कुछ भी दवाई नहीं चला, कुछ भी नहीं दिया? आरएमएल में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। फिर मैं पटना के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जा कर के कुछ दवाई दिए तो कुछ कंट्रोल हुआ, तो ये चला गया। फिर कि कंट्रोल हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद गुजरात गया, गुजरात में जाने के बाद ज़्यादा हो गया। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो, फिर आपसे मैंने तो संपर्क आप किया। इनके क्या लगते हैं? भाई है, छोटा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ये कब हुआ था? 2018 में। 18 में। तो 2018 की दिक्कत तो है नहीं। तो आप दर्द की गोलियां खा रहे थे? जी, दर्द की गोलियां चला था एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में चला था 2018 में? जी। उसके बाद नहीं चला? उसके बाद ऐसा तो नहीं 2024 में आपने कोई दवाइयां खा रहे थे? नहीं, पहले वो दर्द की दवा नहीं चला। आपका जो फरवरी में पता लगा था आपका लेवल 4 के आसपास था, 4.5 के जी। आसपास, बट आपका ये जो नवंबर तक लेवल बहुत स्पीड से बढ़ा, ठीक है, और आपकी अल्ट्रासाउंड में जो आपकी किडनी का साइज है वो नॉर्मल है, वो सिकुड़ी हुई किडनियाँ नहीं है। जी। तो ये आपकी जो किडनी थी वो पहले खराब हो रही थी बीपी से, ठीक है, बट क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था इसलिए किडनी चली गई थी AKI में, एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आगे बैठ गई थी, उसने किडनी को बहुत स्पीड से खराब करना स्टार्ट किया और इस वजह से आपके लेवल 4 से 9 पहुंचे कुछ ही महीनों में, जबकि यहाँ तक पहुंचने में कई साल लगते हैं। जी सर। ठीक है, और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तभी आपका लेवल 9 से 3, पहले से भी कम, फरवरी से भी कम पहुंचा है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? AKI on CKD। अच्छा, जब आपके लेवल 9 था डॉक्टर क्या कह रहा था, क्या करना है? ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे, या तो डायलिसिस कराने के लिए।
ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस के लिए जी सीधा बोल दिया था कि जी कोई सर। और इलाज नहीं। जी और अब दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट नहीं, जाके? अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? जी नहीं, अभी तो नहीं है। खाना अच्छे से खा रहे हो? जी खाना अच्छे से खा गए हैं। ठीक है। और वजन आपका बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। वजन भी बढ़ गया जी। आपका? पहले आपका 45 किलो था, अब पहले 43 था, अभी 45 हो गया, 45। 44, 1 किलो के आसपास बढ़ा है। जी। ठीक है। और शरीर में किसी टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो? सूजन वूजन कहीं आ रही है? जी नहीं, सूजन तो नहीं आ रही है, बस किसी टाइम कमजोरी टाइप का लगने लगता है। चलो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ना भी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ना भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जी सर। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत जो आपने सेहत खोई जी। है ना, परेशान होते हुए, उसको वापस गेन करने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है। तो बाकी जो किडनी की मरीज़ है उनको कुछ कहना चाहोगे? ये आयुर्वेद बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, मिलिए उस डॉक्टर पुरुधवन से। आपके पास पुरानी रिपोर्ट है अपनी, पुरानी वाली पिछली जी वाली? सर। दिखाना एक बारी। पैर में सूजन तो है नहीं ना? जी नहीं। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी आरएमएल में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। रीनल बायोप्सी के अंदर जैसे मैंने बताया कि किडनी जो थी वो स्क्लेरोस थी। स्क्लेरोस मतलब अंदर से सिकुड़नी शुरू हो गई थी, वो बीपी की वजह से होती है। बट जब वो उसमें हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, 30 to 35% पैची एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी किडनी जो थी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही थी। जी। ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब जब आपका ये जो रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी के अंदर जो एक्यूट पार्ट था, एक्यूट मतलब स्पीड से ख़राब जो हिस्सा हुआ था, जी। वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ वो रिकवर हुआ है बल्कि जो आपका क्रॉनिक वाला पार्ट था उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से पिछले महीने इनकी जो रिपोर्ट थी 3 नवंबर 2024, क्रिएटिनिन लेवल 9.49। ठीक है। अब ये इन्होंने टेस्ट करवाया था, अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है। ठीक है। यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इतने बड़े बदलाव तब किडनी के अंदर आते हैं जब किडनी के अंदर जो सूजन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो। अगर किडनी के अंदर हिस्सा मर जाता है तो वो रिकवर नहीं करता है। अगर किडनी के अंदर सूजन बहुत तेज़ी से फैला है तो वो करता है। अभी भी आपका जो संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल आया है आज, वो बहुत कम आया है। ठीक है। और इसी वजह से जो किडनी थी वो एक के अंदर भी शायद थी, तेज़ी से ख़राब हो रही थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, संतरा, मौसमी, आम, इन सब से बच के रहना। और आपको एक गोली देते हैं हम सोडा की, खून का तेजाब को बुझाने वाली। जी सर। उसकी मात्रा मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल की तरह हो जाए और किडनी को जो नुकसान ये पहुँचा है वो और भी रिकवर हो जाए। ठीक है। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किडनी कितना रिकवर कर सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो अभी मरा हुआ हिस्सा आ रहा है वो जिंदा नहीं होगा, बट और हिस्सा ना मरे इसका हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ना डायलिसिस करवाना पड़ेगा ना ट्रांसप्लांट लंबे टाइम तक। खुश हो? जी सर। अब तो खुश हो ना? जी सर। ठीक है। चलो अब अपना करो, अपना खाओ पियो, जो काम करना है काम सर करो। खाने में क्या क्या खाना है? अब आप क्या खाना चाहते हो? सुबह उठ के पराठे लो, गाजर मूली प्याज गोभी का, आलू का छोड़ के किसी भी सब्जी का सूखा पराठा ले लो। जी सर। ठीक है। ऊपर हल्का थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मक्खन रखना है या मलाई रखनी है, घी रखना है, वो रख सकते हो, बट तवे पे नहीं लगेगा। ठीक है। रोटी सब्जी जो अपनी आपको दे रखी है पूरी खाओ, चावल खाने चावल खाओ, मना नहीं है, नॉन वेज पूरा बंद रहेगा। जी सर। और चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करोगे। जी सर, वो तो नहीं। ठीक है। और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर। जिंदा रहना है तो फिर हाँ, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक बनाए रखना है तो खाने पीने का जो छोटा मोटा परहेज हमने दे रखा है, खट्टी चीज़ों से परहेज और चाय कॉफ़ी से परहेज, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पत्ती किसी भी फॉर्म में नहीं लोगे, ना ब्लैक टी लेनी है, ना अपनी ग्रीन टी लेनी है, ना दूध वाली चाय लेनी है, कोई चाय नहीं लेनी। जी सर। ठीक है। इसको करो। और अभी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में और हमारा बढ़िया सुधार हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है। जी ठीक है।